सोचिए आप घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या फिर रेडियो पर गाने सुन रहे हैं। उसी दौरान उसमें ब्लास्ट हो जाए। आप अभी सोच ही रहे हैं कि ये कैसे हुआ। इसी बीच आपको लगातार धमाके की आवाज सुनाई देने लगती है। सभी के टीवी ब्लास्ट होने लगते हैं, लैपटॉप फटने लगते हैं, वॉकी टॉकी में धमाका होने लगता है, पेजर ब्लास्ट होने लगते हैं। इन सब पर मंथन चल ही रहा होता है कि आप पर हवाई हमला हो जाता है और आपके 1000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर बैरल तबाह कर दिए जाते हैं। हिजबुल्लाह के साथ इजराइल ने ऐसा ही किया है। इजराइल ने बता दिया है कि वह हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क में घुस सकता है और जब चाहे उसे बर्बाद कर सकता है। लेकिन क्यों? इजराइल की लड़ाई तो हमास और फिलिस्तीन से चल रही थी, फिर एकाएक इजराइल ने लेबनान समर्थित हिजबुल्लाह को निशाने पर क्यों लिया? इजराइल ने सीधे तौर पर हिजबुल्लाह से लड़ाई क्यों मोल ले ली? इजराइल ने पेजर अटैक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में ब्लास्ट कैसे किया? हमास को बर्बाद करने की चाह रखने वाला इजराइल हिजबुल्लाह पर क्यों टूट पड़ा? क्या 24 साल पुरानी लड़ाई का बदला लेगा इजराइल? नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। आपने राजकुमार का ये डायलॉग सुना होगा। राजकुमार का ये मशहूर डायलॉग मौजूदा समय में इजराइल पर काफी सटीक बैठता है। हिजबुल्लाह के आंतरिक सिस्टम पर अटैक की कहानी को समझने के लिए हमें आज से करीब 11 महीने पीछे चलना होगा। दिन था 7 अक्टूबर 2023 का। हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया और सैकड़ों इजरायली मारे गए। इजराइल अभी संभला भी नहीं था कि इजराइल के दूसरे हिस्से पे हिजबुल्लाह ने हमास के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए आक्रमण कर दिया। यानी एक ही दिन में 2 फ्रंट पर इजराइल की लड़ाई शुरू हो गई। उस समय इजराइल ने हमास पर अपना ज्यादा ध्यान केंद्रित किया और हिजबुल्लाह को उलझाए रखा। अब इजराइल फिलिस्तीन के काफी अंदर तक घुस चुका है, हमास को काफी हद तक बर्बाद कर चुका है। स्थिति ऐसी हो गई है कि हमास को फिर से पनपने में दशकों लग जाएंगे, लेकिन अभी तक युद्ध विराम नहीं हुआ है। इजराइल के काफी नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में हैं और उन्हें छोड़ने के बदले हमास अपने कैदियों की रिहाई चाहता है। जंग के बीच पिछले साल नवंबर में इजराइल और हमास में एक डील हुई थी। इसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे की कैद में मौजूद बंधकों को रिहा किया था। ध्यान देने वाली बात है कि हमास पर इजराइल की ओर से किए गए जवाबी हमले में अभी तक 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों के मारे जाने की खबर है। फिलिस्तीन में काफी अंदर तक इजराइल कब्जा जमा चुका है। जल्द ही इन दोनों के बीच एक बड़ी डील होने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल की ओर से हमास को शांति प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। ऐसे में अब दूसरे दुश्मन से निपटने की बारी थी, जिसने हमास के साथ ही दूसरी छोर से इजराइल पर हमला बोला था। अब बारी थी हिजबुल्लाह की। ऐसे में इजराइल ने पूरी तरह से अपना ध्यान हिजबुल्लाह पर केंद्रित कर दिया। पहले पेजर अटैक से इजराइल ने हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त किया। अभी हिजबुल्लाह कुछ समझ ही पाता, उससे पहले ही वॉकी टॉकी, टीवी, लैपटॉप और तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में हुए धड़ाधड़ अटैक से लेबनान में कोहराम मच गया। हिजबुल्लाह की कमर टूट गई और उसके बाद हिजबुल्लाह कमांडर नसरुल्लाह ने इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दे डाली है। अब चलिए यह समझते हैं कि इजराइल ने पेजर अटैक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में ब्लास्ट कैसे किया। हिजबुल्लाह पर इजराइल के इस आंतरिक पेजर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में अटैक से कम 32 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दरअसल पेजर को बीपर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक छोटा पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसे छोटे मैसेज या अलर्ट प्राप्त करने और कुछ मामलों में मैसेज भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। डिवाइस का मूल काम मैसेज प्राप्त करना और भेजना है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि फोन ट्रैक होने के खतरे के मद्देनजर जब से हिजबुल्लाह ने पेजर के उपयोग की बात कही थी, उसी दौरान इजराइल ने एक शेल कंपनी स्थापित करने की योजना बनाई। पेजर बनाने वाले लोगों की वास्तविक पहचान को छिपाने के लिए कम से कम 2 अन्य फर्जी कंपनियां भी बनाई गई। उसी कंपनी से हिजबुल्लाह को पेजर सप्लाई हुआ और इसी बीच इजराइल ने वह कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आपको बता दें कि लेबनान इजराइल की सीमा से सटा हुआ एक देश है जो 1943 में आजाद हुआ। वहां ईसाई, सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान, द्रुज और अन्य तबकों का एक बड़ा मिश्रण है और वह क्षेत्र के सताए हुए अल्पसंख्यकों के लिए एक शरण स्थल रहा है। इसी के आधार पर लेबनान का संविधान बना और इस राष्ट्र ने इकबालिया प्रणाली अपनाया। इकबालिया प्रणाली के तहत राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष के पद पर क्रमशः मैरोनाइट कैथोलिक ईसाई, सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम के लिए आरक्षित है। इस कहानी में मोड़ तब आता है जब इजराइल अपनी सीमाएं फैलाने की कोशिश में लगा था। दुनिया भर से यहूदी फिलिस्तीन में आकर बसने लगे थे और अपने पैर फैलाने लगे थे। इसके बाद 1948 में अमेरिका ने इजराइल को मान्यता दी। उससे पहले यह क्षेत्र ब्रिटेन के नियंत्रण में था। अमेरिका से मान्यता मिलने के तुरंत बाद 5 अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया, लेकिन उसी बीच इजराइल ने अरबों को जवाब देते हुए अपने अगल बगल के फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इस दौरान जमकर रक्तपात हुआ और बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिक फिलिस्तीन छोड़कर लेबनान पहुंच गए और लेबनान को ही अपना बसेरा बना लिया। अब लेबनान में स्थिति बिगड़ने लगी, जनसांख्यिकी में परिवर्तन आने लगा और स्थिति ऐसी बनी कि 1975 के करीब लेबनान में गृह युद्ध छिड़ गया। यह देश 15 सालों तक गृह युद्ध में झुलसता रहा। इसी बीच 1982 में इजराइल ने लेबनान के बेरूत पर हमला कर दिया। उसी साल अब्बास अल मुसावी और नसरुल्लाह ने मिलकर हिजबुल्लाह की स्थापना की। गृह युद्ध के दौरान इजराइल ने लेबनान में अपनी बढ़त बना ली थी और दक्षिणी लेबनान के कई हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था। 1990 में जब 15 साल चला लेबनानी गृह युद्ध खत्म हुआ तो हिजबुल्लाह इकलौता ऐसा गुट था जिसने अपने हथियार बरकरार रखे थे। 1992 में अब्बास अल मुसावी की मृत्यु के बाद सिर्फ 32 साल की उम्र में हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह का महासचिव चुना गया। मुसावी इजराइल के हवाई हमले में मारा गया था। फिर क्या था? पावर हाथ में आते ही नसरुल्लाह ने इजराइल को परेशान करना शुरू किया। मई 2000 तक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इतने हमले किए कि इजराइल को दक्षिणी लेबनान से अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ गया और दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का 22 साल से चला आ रहा कब्जा खत्म हो गया। यह पहली बार था जब इजराइल के सैनिक पीछे हटे थे। इजरायली कब्जा खत्म होने के बाद लेबनान और पूरे अरब वर्ल्ड में नसरुल्लाह को कल्ट फिगर का दर्जा मिला। 2006 में जब संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में इजराइल के साथ संघर्ष विराम की घोषणा हुई तो नसरुल्लाह की व्यक्तिगत लोकप्रियता चरम पर थी। अरब जगत में समर्थकों ने नसरुल्लाह की तस्वीर वाले पोस्टर बांटे थे। नसरुल्लाह के कार्यकाल में हिजबुल्लाह एक गुरिल्ला गुट से लेबनान का सबसे ताकतवर संगठन बन गया। मौजूदा समय में लेबनान के राजनीतिक और सैन्य संगठनों पर भी हिजबुल्लाह का पूरा नियंत्रण है। हिजबुल्लाह एक शिया संगठन है जिसका नियंत्रण लेबनान पर है, जबकि हमास एक सुन्नी संगठन है जिसका नियंत्रण फिलिस्तीन पर है। लेकिन इस शिया सुन्नी की लड़ाई के बीच भी ये दोनों एक दूसरे के पक्के समर्थक हैं। हिजबुल्लाह के केस में भी कहानी हमास वाली ही है। पहले हमास ने हमला किया जिसके बाद इजराइल ने उसे तबाह कर दिया। इधर इजराइल के दूसरे हिस्से पर हमला पहले हिजबुल्लाह ने किया जिसे अब बर्बाद करने पर इजराइल तुला हुआ है। हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन नेटवर्क पर हमला करने से इजराइल की रणनीतिक तौर पर जीत हुई है। ये हमला कुछ ऐसा था जैसा आप किसी सस्पेंस थ्रिलर किताब में पढ़ते हैं या थ्रिलर फिल्म में देखते हैं। हालांकि इस हमले से पूरे अरब जगत में स्थिति काफी गंभीर हो गई है। कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि 1948 की तरह एक बार फिर से अरब जगत मिलकर इजराइल पर हमला न कर दे। लेकिन उस समय में भी इजराइल ने अकेले ही 5 अरब देशों को मात दे दी थी और काफी बड़े क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया था। ऐसे में अगर मौजूदा समय में सब मिलकर भी इजराइल पर हमला करते हैं तो इजराइल किस हद तक सेंधमारी कर सकता है, इसका प्रमाण उसने हाल ही में लेबनान में दे दिया है। इस हमले से दूसरा खतरा यह भी पैदा हो गया है कि आज के समय में दुनिया का कोई भी देश खुद को पूर्ण रूप से सुरक्षित होने का टैग नहीं दे सकता। भारत में तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बड़ी मात्रा में दूसरे देशों से आयात होते हैं। कई चीनी कंपनियों के मोबाइल फोन तो भारत के घर घर में यूज हो रहे हैं। ऐसे में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। खैर, आप इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।